सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो का मुख्य विषय टीजीटी संस्कृत के शिक्षकों के लिए होने वाला है कि वे साक्षात्कार में मुख्य रूप से किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा पीआरटी रिजल्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पीआरटी के कैंडिडेट इस समय में थोड़ा टेंशन में आए हुए हैं क्योंकि उनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ। लेकिन चिंता ना करें, जल्द ही आपका रिजल्ट भी आने वाला है, क्योंकि केवीएस ने लगभग सभी पोस्ट के रिजल्ट रिलीज़ कर दिए हैं और 25 अप्रैल 2023 को डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम हुआ था एलडीसी के अंतर्गत, उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया है। सो जल्द ही आपका रिजल्ट भी आएगा। और जहाँ तक बात है कट ऑफ की, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि 125 से 130 के आसपास जो कैंडिडेट हैं वो लगभग सुरक्षित हैं। हालांकि कुछ विषयों में ऐसा नहीं हुआ, जैसे पीजीटी कॉमर्स में, पीजीटी हिंदी में, पीजीटी मैथ्स में, लेकिन लगभग बाकी विषयों की जो कट ऑफ है वो उसके आसपास ही रही। तो जितने भी कैंडिडेट 120 प्लस स्कोर कर रहे हैं वो लगभग सुरक्षित हैं, अपने इंटरव्यू की तैयारी करते रहें। और ये एक जनरल आइडिया है, आइडिया किसी का भी सही हो सकता है। अब बात करते हैं टीजीटी संस्कृत के शिक्षकों के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं एक कॉमन, एक जनरल बात सभी कैंडिडेट के लिए कहना चाहूँगी, चाहे वो टीजीटी हिंदी का है, टीजीटी मैथ्स का है, या पीजीटी बायो, या किसी भी सब्जेक्ट का। देखिए, 2019 में जो केवीएस का सिलेबस था वो अभी के मुकाबले डिफरेंट सिलेबस था। इस बार जो केवीएस ने एग्ज़ाम लिया है वो लगभग एनसीईआरटी बेस्ड रहा है। जैसे कि 2019 में टीजीटी के लिए जो एग्ज़ाम था वो एक कॉमन एग्ज़ाम था। टीजीटी मैथ्स ने भी वहीं से सिलेक्शन लिया, टीजीटी हिंदी ने भी। तो इस तरह जो है, जब आप थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे कि इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें एनसीईआरटी के सिलेबस को ही फोकस किया गया है। तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में आपसे एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो इस बात का सभी कैंडिडेट ध्यान रखें। चलिए शुरू करते हैं टीजीटी संस्कृत के लिए। तो टीजीटी संस्कृत के लिए सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए हैं। आप लोग सबसे पहली बात यह ध्यान में रखें कि जब भी आप रूम में एंट्री करें तो संस्कृत में ही आने के लिए पूछें और संस्कृत में ही अपना परिचय दें। अपने अनुभव, आपने क्या क्या पढ़ा है, ये सारी बातें आप संस्कृत में ही बताएं। और तब तक आप संस्कृत में ही प्रत्युत्तर देते रहें जब तक कि पैनल का कोई सदस्य आपको किसी अन्य भाषा का प्रयोग करने के लिए ना कहे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने एमफिल की होगी, कुछ पीएचडी होल्डर भी होंगे। तो ये मेरी एक केवल सलाह है, बाकी आप अपने विवेक का भी प्रयोग करें। जहाँ तक मैं समझती हूँ टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप अपना एमए शो कर सकते हैं अपने बायोडाटा में। बट मुझे नहीं लगता कि बहुत अधिक क्वालिफिकेशन को दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से आपके लिए कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो हैं वो रेज हो सकते हैं। आपसे रिसर्च के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अपने साक्षात्कार को हम स्वयं ही बहुत कठिन बनाएं। तो ये एक हद तक मुझे ठीक नहीं लगता है, बाकी आपकी चॉइस है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, पंडिता रमाबाई और सावित्रीबाई फुले पाठ का जो अध्ययन है वो ध्यान पूर्वक करें, उसको अच्छे से पढ़ करके जाएं। और साथ ही साथ इन पाठों में जो भी कठिन शब्द आए हैं, जो भी अव्यय पद आए हैं, विभक्ति या संधि, सर्वनाम, उनको एक्सप्लेन करते हुए आप श्यामपट्ट का प्रयोग ज़रूर करें। और जब श्यामपट्ट का प्रयोग करें तो 45 डिग्री का जो एंगल है उसका भी ध्यान रखें, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में समझाया था। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्यामपट्ट पर लेखन करते समय 45 डिग्री का एंगल बनाना क्यों जरूरी है। तो इसका एक बहुत ही सरल सा उत्तर है, क्योंकि ऐसा करने से शिक्षक अपनी लेखन प्रक्रिया पे भी ध्यान रखता है और कक्षा में विद्यार्थियों पर भी ध्यान रखता है। तो इस बात का ध्यान रखें। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि डेमो के लिए आप जो भी टॉपिक लें वो शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि जब टॉपिक छोटा होगा तो उसको आप अच्छे से याद भी कर सकेंगे, आप उसके बारे में ज़्यादा जानकारी जो है वो इकट्ठा कर सकेंगे। तो यदि आप श्लोक पढ़ाते हैं तो यहाँ पर आप 2 चरणों का श्लोक ले सकते हैं, 2 चरणों का ही श्लोक लें। और उसमें सारी जो व्याकरणिक विशेषताएं हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि उसमें छंद कौन सा है, विभक्ति कौन सी है, अव्यय पद कौन सा है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ श्लोक की व्याख्या करते समय दंडान्वय और खंडान्वय पद्धति का प्रयोग जरूर करें, इसका विशेष ध्यान रखें।
आपसे कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल बताऊंगी। आपसे पूछा जा सकता है कि कक्षा में मान लीजिए ऐसे विद्यार्थी हैं जो पढ़ाते समय शिक्षक को डिस्टर्ब करते हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो सबसे पहली बात कि हमें बच्चों को ध्यान में रखकर उत्तर देना है। मतलब आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, जो आपकी टीचिंग फिलॉसफी है, वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। आपका कोई भी उत्तर बच्चों के अहित में नहीं होना चाहिए कि बच्चों के लिए आप कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज ना करें, क्योंकि आपसे ना साक्षात्कार के दौरान कुछ ऐसे फंसाने वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आप बच्चों के लिए किसी भी रूप में किसी भी नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि यदि कोई बच्चा बहुत अधिक उत्तेजित है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें। यदि कोई बच्चा बहुत उत्तेजित है तो हम उसको अपने पाठ की क्रियाओं या गतिविधियों के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। हम उस बच्चे को कहेंगे कि बेटे ध्यान से देखिए, मैं श्यामपट्ट पर जो लिख रही हूँ आप उसको जो है उसका सस्वर वाचन करें, और मैं इसके बाद सबसे पहला प्रश्न आपसे ही पूछने वाली हूँ। तो उस बच्चे का जो ध्यान है वो कक्षा में केंद्रित हो जाएगा। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि जब आप श्लोक श्यामपट्ट पर लिख रहे हैं तो आप भी सस्वर वाचन करते रहें। लिखते समय आप उसका सस्वर वाचन भी करते रहें, और बच्चों को भी कहें कि वो आपके पीछे पीछे उसका सस्वर वाचन करें। तो इस तरह से आप अपनी कक्षा को बेहतरीन बना सकते हैं। आप अपने आप को अधिक से अधिक समय देने का प्रयास करें, और जो हाउस वाइफ है उनके लिए मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा घर के काम से थोड़ा सा मतलब समय निकाल करके आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी करें। तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।